हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 10 का, जिसमें हमने जो जल प्रबंधन यानी 8वां अध्याय शुरू किया था और लगभग ये अध्याय आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज लगभग या पूरे आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछले जो कक्षाएं थी, 2 कक्षाएं, हमने इसमें बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखा था कि प्रमुख जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है और राजस्थान की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जल संरक्षण को लेकर। आज जो हम मुख्य रूप से बात करेंगे जल संरक्षण को लेकर बात करेंगे, वो भी किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में जो जल संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखो, हम जानते हैं राजस्थान क्या है, एक बहुत ही शुष्क प्रदेश है जहां पर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे जहां पीने के पानी की भी बहुत ज्यादा क्या होती है, किल्लत होती है। यानी ऐसे क्षेत्र में जल संरक्षण यानी जल को बचाना क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण किसे कह सकते हैं? यानी जो वर्षा का जो जल होता है, यानी बरसात के दौरान जो जल होता है उसको किसी प्रकार से क्या कर लेते हैं हम, जब एकत्रित करके उसका पुनः उपयोग करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख जल संरक्षण की तकनीक है उसको लेकर आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, बावड़ी को लेकर। देखो, बावड़ी जो है राजस्थान के अंदर बहुत ही प्राचीन जल संरक्षण की तकनीक है और जल संरक्षण को लेकर हम बहुत बार अपने को देखने को मिलता है। देखो, आपने सुना होगा चाणक्य, जिसे हम क्या कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, उनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो एक चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किसका निर्माण कराया था? एक बावड़ी बनवाई थी। कौन सी बावड़ी बनाई थी? सुदर्शन झील या सुदर्शन बावड़ी के रूप में इसको हम देखने को मिलते हैं। सुदर्शन झील या फिर सुदर्शन बावड़ी। कुछ जगह किताबों में आपको इसका नाम सुदर्शन झील मिल सकता है, कुछ किताबों में आपका इसका नाम क्या मिल सकता है? सुदर्शन बावड़ी मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, आपके अगर परीक्षा में आ जाए कि सुदर्शन बावड़ी लिखा है या सुदर्शन झील लिखा है, कि इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात हम करते हैं बावड़ी को लेकर कि बावड़ी क्या है। देखो, प्राचीन काल ये यानी एक प्राचीन जल संरक्षण की तकनीक है। इसमें क्या होता था, ऊपर का जो भाग है इस प्रकार से क्या होता है, चौकोर होता है। ऊपर का जो भाग है कैसा होता है? चौकोर होता है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या बनाई जाती है? इस प्रकार से सीढ़ियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सीढ़ियां। इस तरह से सीढ़ियां बनी होती है इसमें, इस तरह से। इधर भी सीढ़ियां होती है, इधर भी क्या होती है? सीढ़ियां बनी होती है इस तरह से। इस तरह से क्या बनाई जाती है? सीढ़ियां बनाई जाती है अंदर उतरने के लिए। इधर भी क्या होती है? सीढ़ियां। चारों तरफ क्या बनाई जाती है? सीढ़ियां बनाई जाती है अंदर की तरफ उतरने के लिए इसमें, इस तरह से। और अंदर की तरफ क्या होता है? इस प्रकार से क्या होता है? गोल खड्डा होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है? जल भरा होता है, ठीक है। ये जो सीढ़ियां है, देखो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कलाकृति देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो कई देवी देवताओं की क्या होती है? मूर्तियां भी लगी होती है, कई शिलालेख लगे होते हैं, उस बावड़ी के बारे में इतिहास लिखा हो सकता है। तो इस प्रकार की जो सीढ़ियां होती है, इन सीढ़ियों पर क्या होती है? अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां या डिजाइन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त देखो, ये बावड़ी का जो बाहर का जो भाग होता है, बाहर क्या होता है? चौक होता है। इस प्रकार से क्या होता है? चौक होता है। तो इस प्रकार से ये बावड़ी भी क्या एक प्रकार की जल संरक्षण की तकनीक होती है। अब देखो, मुख्य रूप से जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कौन सी बावड़ी कहां पर, ये चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी बावड़ी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम तापी बावड़ी। तापी बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में है। तापी बावड़ी कहां है? जोधपुर। अगली आती है विनेता की बावड़ी। विनेता की बावड़ी कहां है? चित्तौड़। विनेता की बावड़ी कहां है? चित्तौड़। अगली आती है बाड़ा रेंज की बावड़ी। ये कहां पर है? दौसा। बाड़ा रेंज की बावड़ी कहां है? दौसा। चांद बावड़ी, ये कहां पर है? ये भी दौसा में। कहां पर? आबानेरी दौसा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा। जो जो बता रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट कर लेना मुख्य रूप से। बाकी आपको पढ़ना तो सारे ही है, लेकिन जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि वो महत्वपूर्ण, तो एक बार उसको अच्छे से देख ले। बाकी आपकी जो देखो नाम पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, बावड़ी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मुख्य रूप से देखो, अगर आपको ध्यान होना, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। देखो, अगला आता है बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक जो बावड़ियां है, कौन से जिले में है? बूंदी में। राजस्थान में सर्वाधिक जो बावड़ियां है कहां पर है? बूंदी में है। इसलिए बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को। यहाँ पर बावड़ी की अधिकता होने के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तो कि बावड़ी के बारे में। बावड़ी के बारे में देखो, इस प्रकार से क्या होती है? चारों तरफ क्या होती है? आयताकार एक क्षेत्र होता है जिसमें क्या होती है? चबूतरा बना होता है, जिसमें क्या होती है? सीढ़ियां होती है। सीढ़ियां अंदर की तरफ जाती है और अंदर क्या होता है? गोलाकार क्या होता है? खड्डा होता है। क्या होता है? गोलाकार खड्डा। ये जो सीढ़ियां जो होती है, इनमें क्या होती है? अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती है। देवी देवताओं की क्या हो सकती है? मूर्ति हो सकती है। इस पर अलग अलग प्रकार की डिजाइने मिल सकती है, या इस पर कोई शिलालेख लगा। शिलालेख का मतलब क्या था? पत्थर पर इस बावड़ी का इतिहास लिखा हुआ
हो सकता है ये अपने को देखने को मिलता है। बाहर इस प्रकार से क्या होता है, इसमें चौक भी होता है। तो ये होगी अपनी बावड़ी। अगली हम बात करते हैं जल संरक्षण की जो दूसरी तकनीक है, तालाब। जल संरक्षण की दूसरी तकनीक को लेकर हम बात करते हैं, तालाब क्या होता है। देखो तालाब जो है मुख्य रूप से जो ढलानुमा जो भाग होता है, ढलानुमा भाग पर ये तालाब बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जैसे हम समझ सकते हैं कि ये जैसे मान लो कोई क्षेत्र है इस तरह से, ये कोई ढलानुमा क्या है, क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी के अपन क्या करते हैं, एक प्रकार से दीवार बना देते हैं इस तरह से। क्या बना देते हैं, मिट्टी क्या बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं इस तरह से। मिट्टी की क्या बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। ये ढलान वाला जो भाग है, यहाँ से जो जल आता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो इस तालाब का उपयोग देखो प्राचीन काल में ही बहुत ज्यादा महत्व रहा है। इस तालाब का उपयोग देखो पशु और मानव के लिए पेयजल के रूप में किया जा सकता है, नहाने के लिए किया जाता है, या सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। अगर हम बात करें तालाब के द्वारा जो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है पूरे राजस्थान में, तालाब के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, भिलवाड़ा में होती है। तालाब के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, भिलवाड़ा में होती है। इस प्रकार से जो ढलानुमा क्षेत्र होता है वहां पर क्या करते हैं, एक मिट्टी की दीवार लगाकर उस वर्षा के जल को क्या किया जाता है, रोक कर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं, तालाब। अब देखो प्रमुख तालाब कौन कौन से देखिए आता है। तो हेमावास तालाब, ये कहां पर है, पाली, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हेमावास तालाब कहां पर है, पाली। अगला है बानकिया व सोनापति तालाब, बानकिया व सोनापानी, माफ कीजिएगा, बानकिया व सोनापानी तालाब, ये कहां पर है, चित्तौड़। गडीसर व गजरूप सागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी गडीसर व गजरूप सागर तालाब, ये कहां पर है, जैसलमेर में। बावड़ी में आपको मुख्य रूप से याद रखना कौन सा, चांद बावड़ी कहां पर है, आबानेरी दोसा। और तालाब में मुख्य रूप से कौन सा याद रखना है, तो गडीसर व गजरूप सागर, ये दो तालाब है। गडीसर व गजरूप सागर तालाब कहां पर है, जैसलमेर में। अगला आता है सरेरी व मेजा तालाब, सरेरी व मेजा, ये कहां पर है, भिलवाड़ा। देखो ये जो मेजा जो तालाब है ये राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है। अगर आप मांडल के में जाओगे, हालांकि देख बांध भी है, मेजा बांध भी है और मेजा तालाब भी है। तो मेजा बांध तो कहां पर, एक गांव है मेजा गांव वहां पर, और मेजा तालाब कहां है, मांडल की सीमा पर है। जब आप भिलवाड़ा से जब आसिंद की तरफ आते हो तो जैसे आप मांडल से बाहर निकलते हो तो वहां पर एक बड़ा सा तालाब है। वो कौन सा तालाब है, मेजा तालाब है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है। तो ये हो गया हमारा तालाब। अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में, ठीक है। झीलों के बारे में देखो, जिले भी क्या होता है, जिले का जो है, झीलों का निर्माण जो है प्राचीन काल से महाराजाओं, सामंतों और बंजारों द्वारा किया गया। जिलों का जो निर्माण है, राजा है या शासक हो गए या सामंत हो गए या जमींदार हो गए या बंजारे हो गए, इनके द्वारा जिलों का निर्माण किया गया। देखो जिले क्या होती है, जिले का जो झील जो बनाई जाती है, कहां बनाई जाती है, बहते हुए जल को रोककर बनाई जाती है। बहते जल को रोककर झीलों का निर्माण किया जाता है। इन झीलों का उपयोग पेयजल, सिंचाई आदि के रूप में किया जा सकता है। पेयजल के लिए किया जा सकता है या सिंचाई के रूप में, या फिर बहुत सारी जिले ऐसी है राजस्थान की जो पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है घूमने की दृष्टि से। यानी प्रतिवर्ष वहां पर लाखों पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें जो सर्वाधिक जो जिले हैं, सर्वाधिक जिले कहां देखने को मिलती है अपने को, उदयपुर में मिलती है। इसलिए हम उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, यानी लेक सिटी भी अपन उसको कह सकते हैं। झीलों की जो नगरी है किसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो जिले हैं वो कहां पर है, उदयपुर में, ठीक है। झीलों का जो निर्माण है ये बहते हुए जल को रोककर किया जाता है। तो देखो कौन कौन सी जिले प्रमुख है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आना सागर झील। आना सागर झील कहां पर है, अजमेर में। आना सागर झील कहां पर है, अजमेर में। अगले हम बात करते हैं पिछोला झील और फतेह सागर झील। पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये दोनों जिले कहां पर है, उदयपुर में। वैसे तो छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें उदयपुर में, लेकिन जो प्रमुख जो है कौन कौन सी, एक तो पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये कहां पर है, उदयपुर में। ताल छापर झील, ये देखो ये जो झील है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर झील जो है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पर है, चूरू में है। कहां पर है, चूरू में। अगला आता है बांकली। बांकली कहां पर है, जालोर में। देखो ये बांकली झील है, लेकिन इसको बांकली बांध भी लिखा जाता है, बांकली बांध, लेकिन इसको दर्जा किसका दिया गया है, झील का दिया गया है, ठीक है। तो बांकली झील ये कहां पर, या बांकली बांध कहां पर है, ये जालोर पर। अगला था टोरडी सागर। टोरडी सागर झील कहां पर है, टोंक में। टेफोर टोरडी, टेफोर टोंक, टेफोर टोरडी और टेफोर टोंक। सरदार समंद झील ये कहां पर है, पाली में। सरदार समंद झील कहां पर है, पाली में। अगला था नवलखा। नवलखा झील कहां पर है, बूंदी में। देखो नवलखा बावड़ी भी है, नवलखा बावड़ी भी है और नवलखा झील भी है, ठीक है। तो नवलखा झील कहां पर है, बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। अगला था नौचौकी झील। नौचौकी झील कहां पर है, राजसमंद। देखो राजसमंद झील को ही नौचौकी झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो झील है इस पर क्या होती है, 9 सीढ़ियां यानी 9 पेड़ियां बनी हुई है, जिस पर अलग अलग प्रकार के क्या लगे हुए, शिलालेख लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील को अपन क्या कहते हैं, नौचौकी झील भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई, देखो एक तो बावड़ी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई,
तो ये प्रमुख जल संरक्षण की तकनीक हो गई। अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी जल संरक्षण की तकनीक जो है राजस्थान के अंदर अपने को देखने को मिलती है। देखो अगली जो जल संरक्षण की तकनीक आती है वो कौन सी आती है, नाडी। कौन सी आती है, नाडी या नाड़ी जिसे हम कहते हैं। देखो जो नाड़ी जो होती है ये क्या होती है, तालाब का एक छोटा रूप होता है, यानी तालाब का जो क्या होता है छोटा रूप होता है, यानी 5 से 6 मीटर क्या कर दिया जाता है, खड्डा कर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है 5 से 6 मीटर क्या कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं। कितना, 5 से 6 मीटर गहरा क्या कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वर्षा जल क्या होता है, एकत्रित होता रहता है। ठीक है, नाड़ी के अटैच में एक दूसरी छोटे और नाड़ी बना दी जाती है। जब इसका जल क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, यानी ये जल से क्या होती है, पूरी हो जाती है, भर जाती है, तो इसका पानी क्या होता है, अगले नाड़ी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्या होती है, नाड़ी भी एक जल संरक्षण की क्या है, तकनीक है। नाड़ी क्या है, जल संरक्षण की तकनीक है। ये क्या होती है, तालाब से क्या होती है, छोटी होती है। इसमें क्या होता है, 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा करके क्या किया जाता है, चारों तरफ क्या होता है, इसके मिट्टी की क्या बनाते हैं, एक दीवार बना देते हैं। लेकिन बस एक तरह से अपन कह सकते हैं ये तालाब ही है, लेकिन तालाब से क्या होती है, छोटी होती है। तालाब से क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो एक और आता है बेरी। क्या आता है, बेरी, या जिसे हम कहते हैं छोटी कुई। अगली संरक्षण की तकनीक आती है बेरी या छोटी कुई। देखो बेरी किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये तालाब हो गया, ये तालाब हो गया, या नाडी कह सकते हैं। इस तालाब में क्या होगा, पानी भर जाएगा इस तरह से, क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस पानी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अगोरा जो होता है, इस प्रकार से इस तरह से एक क्षेत्र होता है, इस तरह से जिसे हम अगोरा कहते हैं, जहां से पानी को निकाला जाता है। यहां पर क्या करेंगे, 5 से 6 मीटर क्या कर देंगे, गहरा क्या कर देंगे, खड्डा कर देंगे। 5 से 6 मीटर गहरा क्या कर देंगे, खड्डा कर देंगे। और इसका व्यास कितना होगा, 2 से 3 मीटर। खड्डे का जो व्यास होगा कितना होगा, 2 से 3 मीटर खड्डे का व्यास होगा, और गहराई कितनी होगी, 5 से 6 मीटर। ठीक है, तो इस तालाब के पानी का उपयोग जिस माध्यम से लिया जाएगा, तालाब के पानी का उपयोग जिस माध्यम से लिया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी। तालाब का जो पेटा होता है, तालाब की जो मतलब दीवार जो होती है, मिट्टी की दीवार, जिसे अपने इधर आसिंद की तरफ क्या कहा जाता है, उसको पाल कहा जाता है। उसके पास में क्या कर देते हैं, खड्डा कर देते हैं। 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा कर दिया जाता है, जिसका संबंध किससे कर देते हैं, तालाब से कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है अगोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगोरा। इसका संबंध इस कुई से होता है, और यहां से क्या होता है, ये पानी इसके अंदर आता है इस तरह से। ठीक है, और इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो हमने देखा। एक तो कौन सी हो गई आपके, नाड़ी किसे कहेंगे, तालाब का जो छोटा रूप होगा उसे हम क्या कहेंगे, नाड़ी कहेंगे। 5 से 6 मीटर इसकी गहराई होगी, और ये तालाब से क्या होगी, छोटी होगी। अगली हम बात करते हैं बेरी जो होता है, ये जो तालाब जो होता है, तालाब के साथ इसको लिंक किया जाता है। ये 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा होता है, जिसका व्यास कितना होता है, 2 से 3 मीटर होता है। यानी तालाब और जो नाड़ी होता है, इसका पानी का जो उपयोग जो किया जाता है, किसके माध्यम से कह सकते हैं अपन, बेरी के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से जो पानी है ये रिस रिस कर किसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, या फिर इसको अगारों के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, सीधा सा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगली जो हम जल संरक्षण की बात करते हैं, अगली तकनीक आती है टांका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, टांका। देखो ये राजस्थान की एक परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। कौन सी है, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। टांका क्या होता है, देखिएगा, जैसे मान लो कि ये एक भवन है। ठीक है, इस भवन से थोड़ी दूर पर क्या करते हैं, इस प्रकार से एक खड्डा खोद देते हैं। खड्डे की गहराई, अधिकांश खड्डों की गहराई कितनी रखी जाती है, 5 से 6 मीटर रखी जाती है। इस प्रकार से क्या खोद देते हैं, खड्डा खोद देते हैं। ठीक है, और यहां से जो पानी आता है, इसको किसी माध्यम के द्वारा या पाइप के द्वारा क्या करते हैं, इसके अंदर ले जाया जाता है इस तरह से। यहां से जो भवन जो होता है, यहां से जब भी बरसात होती है, बरसात का जो पानी होता है, इस तरह से मान लो कि ये पाइप हो गया इस तरह से। ठीक है, जब भी बरसात होगी तो ये बरसात का जो पानी है, यहां से इस पाइप के द्वारा कहां चला जाएगा, इस खड्डे में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, खड्डे में। खड्डा जो है, इसका अंदर का जो स्तर है, ये क्या होता है, पक्का कर दिया जाता है इस तरह से। रेत या जो राख होती है, रेत या राख के द्वारा इसका स्तर बना दिया जाता है, ताकि पानी जो है यहाँ पर सुरक्षित रहे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, फिर इसको ऊपर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ऊपर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो ये भवन का पानी हो सकता है, या आसपास का जो क्षेत्र होता है, इस तरह से खाली क्षेत्र होता है, ढलान वाला क्षेत्र, इसका पानी भी इसमें लाया जा सकता है। इस प्रकार से टांका जो होता है, ये भी एक परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, खड्डा खोद देते हैं, उस खड्डे में क्या जाता है, वर्षा जल को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसको क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ढक देते हैं। ऊपर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। पानी को सुरक्षित रखने के लिए अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर राख या रेत की क्या लगाई जाती है, अस्तर लगाई जाती है। तो ये क्या हो गया, टांका हो गया। क्या हो गया, टांका। अब बात करते हैं हम जोहड़ के बारे में। जोहड़ क्या है, देखो
जोहड़, जोहड़ भी क्या होता है, एक प्रकार से टांका का रूप होता है। जोहड़, जोहड़ भी क्या होता है, एक प्रकार से टांका ही होता है, लेकिन टांके को हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ढक देते हैं। टांके को ऊपर से ढका जाता है, जबकि जोहड़ को ऊपर से ढका नहीं जाता है। ये भी इस तरह से होता है, इस तरह से अंदर एक गहरा खड्डा होता है, लेकिन इसको ऊपर से ढकते नहीं, जबकि टांके को ऊपर से क्या करते हैं, ढक देते हैं। जोहड़ जो तकनीक है ये मुख्य रूप से अपने को देखने को मिलती है, कहां मिलती है, शेखावटी में देखने को मिलती है। कहां मिलती है, शेखावटी में। तो आपसे पूछ ले कि जोहड़ क्या है, जोहड़ किसे कहते हैं, शेखावटी में जो कच्चे कुएं होते हैं, शेखावाटी में जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, उन कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़। ठीक है, और जोहड़ जो जल संरक्षण की एक तकनीक है, जोहड़ मुख्य रूप से अपने को कहां देखने को मिलेगी, शेखावाटी में मिलेगी। कहां मिलेगी, शेखावाटी में। जोहड़ जल संरक्षण की तकनीक कहां देखने को मिलती है, शेखावाटी में देखने को मिलती है। ठीक है, अगली जो जल संरक्षण की तकनीक आती है, जो मुख्य रूप से मरुस्थल के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावी है, वो है खड़ीन। कौन सी तकनीक, खड़ीन। देखो खड़ीन क्या होती है, इस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर, जैसे मान लो कि ये बालू का स्तूप, यानी जो रेत के जो टीले होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, एक रेत का टीला इधर हो गया, दूसरा रेत का टीला मान लो इधर हो गया। ठीक है, ये दो रेत के टीले हैं। अब देखो जब बरसात होगी तो रेत के टीले से पानी क्या होगा, बहकर क्या आएगा, नीचे आएगा। इस तरह से बरसात जब होगी तो पानी इधर आएगा, और इसका पानी भी क्या आएगा, इधर आएगा। इस तरह से, इस तरह से जब पानी आएगा तो यहां क्या होगा, इस पानी को पक्की या कच्ची दीवार कर बनाकर इस तरह से यहां पर क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये जल यहां पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। यहां पर ढलान नुमा जो भाग होता है, वहां से जब जल आता है, ठीक है, उस जल को क्या करते हैं, इस प्रकार से कच्ची या पक्की दीवार बनाकर क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो वो जल क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जब ये इसका जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसके पास में और इस प्रकार से एक छोटा भाग और बना दिया जाता है, तो ये जल कहां आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार से, ठीक है, तो ये मरुस्थल में एक बहुत ही प्रमुख जल संरक्षण की तकनीक है, कौन सी, खड़ीन। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इसका उपयोग जो या इसका जो निर्माण है, मुख्य रूप से कौन सी जाति के लोग करते थे, याद रखिएगा। खड़ीन का जो निर्माण है, कौन सी जाति के लोग करते थे, पालीवाल ब्राह्मण। ये पूछा जा सकता है आपसे, पालीवाल ब्राह्मण। खड़ीन तकनीक जो अपनाते थे सबसे ज्यादा, कौन अपनाते थे, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। खड़ीन तकनीक का जो निर्माण किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। और ये मुख्य रूप से कहां अपनाई जाती है, जैसलमेर में। खड़ीन तकनीक जो है मुख्य रूप से कहां अपनाई जाती है, जैसलमेर। ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, यही आपके प्रश्न बनेंगे। खड़ीन जो तकनीक है मुख्य रूप से कहां अपनाई जाती है, जैसलमेर में। इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में भी इस तकनीक को अपनाया जाता है। ये एक जल, खड़ीन क्या है, ये रेगिस्तान के अंदर एक जल संरक्षण की क्या है, तकनीक है। खड़ीन रेगिस्तान के अंदर एक जल संरक्षण की क्या है, तकनीक है। ठीक है, इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए या फिर पेयजल के लिए किया जा सकता है। लाइट चली गई है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। लाइट गई है, ये हमारी पढ़ाई को नहीं रोक पाएगी, हम पढ़ाई जारी रख रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अब देखिएगा, जो खड़ीन होती है, इस खड़ीन का जो जल है दूसरे खड़ीन में यानी दूसरे भाग में आ जाता है। ठीक है, इस जल का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, एक तो पेयजल के लिए किया जा सकता है, किसके लिए किया जाता है, और सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये खड़ीन जो है, ये जब ये खाली हो जाता है, तो इसकी जो भूमि होती है, नमी भूमि होती है, यहाँ पर नम भूमि। ठीक है, इस भूमि में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं, फसल उगाई जाती है। तो ये जो कृषि की जाती है, नहीं, जो फसल जो उगाई जाती है, किसमें उगा रहा है, खड़ीन में। तो इस कृषि को अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि। तो खड़ीन कृषि भी मुख्य रूप से कहां होगी, जैसलमेर में होगी। कहां होगी, जैसलमेर में। ठीक है, तो यहां पर देखो, रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसल की जाती है। रबी की फसल भी की जा सकती है और खरीफ की फसल भी यहां पर उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने देख ली, जो राजस्थान है, यहां पर जो प्रमुख रूप से जल संरक्षण की तकनीक है, कौन कौन सी है, एक सामान्य परिचय हमने देखा था, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो मैं क्लास करा रहा हूं, एक बार आप एक फ्लोर चार्ट के रूप में आप इसको रिवाइज कर लीजिए। किसी भी प्रकार का टॉपिक मैं नहीं छोड़ रहा हूं, जितने भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा आपको कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो 100 में से 100 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि हमने जो क्लास का नाम ही रखा, टारगेट 100, यानी कोशिश यही है कि आपको एसएस में 100 में से 100 नंबर दिलाने हैं। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली, तो जल संरक्षण की तकनीक हो गई। अब देखो, सरकार जो है अलग अलग प्रकार के अभियान चलाती है जल संरक्षण के लिए। देखो, अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। वर्तमान में 2 अभियान चर्चा में है, कौन कौन से, एक तो भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा। देखो, एक तो है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार कह सकते हैं, केंद्र सरकार, और एक है राज्य सरकार, या अपन कह सकते हैं राजस्थान सरकार। भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है जल क्रांति अभियान। कौन सा अभियान है, जल क्रांति अभियान।
जल क्रांति अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार के द्वारा कौन सा? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। जल स्वावलंबन अभियान ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? जल क्रांति अभियान। कौन सा अभियान? जल क्रांति अभियान जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और राज्य सरकार के द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अब देखते हैं ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, इस अभियान के तहत क्या किया जा रहा है। देखो, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्थानीय क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या पंचायती क्षेत्र होते हैं, जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को जो जल के प्रति आत्मनिर्भर बनाना, जल का महत्व समझाना, वहां पर जल संरक्षण तकनीक क्या करना, विकसित करना। जैसे मान लो नाडी हो गया, टांका हो गया, खड़ीन हो गया, जोहर हो गया, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे तालाब हो गए, या उनके जो प्राचीन जल स्रोत है उनकी मरम्मत करवाना, ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ये जो योजना है ये कितना, इसकी जो अवधि है कितनी है? 4 वर्ष। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की जो अवधि है कितनी है? 4 वर्ष है। ठीक है, और इसके तहत लगभग 21,000 गांवों को, लगभग 21,000 गांवों को पेयजल के प्रति क्या बनाया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 21,000 गांवों को जो है पेयजल के प्रति क्या बनाया जाएगा? आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहां पर जल संरक्षण की तकनीकी जो है विकसित की जाएगी, चाहे नाडी हो गई, चाहे जोहर हो गया, या अपन कह सकते हैं टांका हो गया, या जो पुराने जो कुएं हैं या बावड़ी है उनकी क्या की जाएगी? मरम्मत की जाएगी। तो इस प्रकार से जल संरक्षण की ये तकनीक के बारे में हमने मुख्य रूप से बात की। ये जो आपका जो 8वां अध्याय था जल प्रबंधन, इससे 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैंने बताया था एक प्रश्न जो होगा आपका 1 नंबर का होगा और एक क्या होगा? 2 नंबर का होगा। ये जो अध्याय आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी प्रकार का टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। और अगर एक बार अगर ये इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो को अगर आप व्यवस्थित तरीके से देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप में आपके जो कोई भी प्रश्न है इस अध्याय से या जो मैंने जो 3 वीडियो बनाए इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।